हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी क्रॉन ऑब्जेक्टिव सीरीज में हमारा चल रहा था फिजिक्स यानी जनरल साइंस में हम लोग भौतिकी को कर रहे थे, जिनमें आज ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगी। इससे पहले एक और वीडियो अपलोड की गई है, जो लोग उसे नहीं देखे हैं वो जाकर के जरूर उसे देख लेंगे। ये सभी प्रश्न जो है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स, चाहे वो 66 बीपीएससी हो, बिहार एसआई, दरोगा मेंस और प्री हो, ईएसआई हो, एनटीपीसी, रेलवे हो, बैंक, एसएससी या आपके अदर स्टेट्स एग्जाम्स हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स चैप्टर से, और फिजिक्स सब्जेक्ट का आज चैप्टर है हमारा लाइट यानी प्रकाश से संबंधित सभी प्रश्न को जानेंगे। तो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही एक बार वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर दें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहीं पर आपको डेली पीडीएफ और टेलीग्राम पर क्यूज कराई जाती है। तो उम्मीद है आप सब ऐसा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और हमारा आज का चैप्टर है प्रकाश यानी कि लाइट। अगर थोड़ी सी ब्रीफिंग करें इसके डिटेल्स के बारे में, तो प्रकाश जो है, प्रकाश का वह बहुत ही कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। इन सभी चीजों में अगर बात करें प्रकाश की चाल का, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन सभी चीज को आप ध्यान में रखेंगे। वही बात करें प्रकाश के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ लाइट, तो वह होती है प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अर्धपारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं। इन सभी चीजों से प्रकाश आती है, जाती है और अपनी प्रकाश को फैलाती है। जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकेंड, ध्यान रखेंगे, लगभग 500 सेकेंड या कह सकते हैं हम 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। तो अब जानेंगे एक एक प्रश्न को, और आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर होने वाली है, और इसमें लगभग हम लोग जानेंगे 100 प्रश्न को। तो आप लोग साथ बने रहेंगे और एक एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। आपको यहाँ पर सभी ऑप्शंस पर के नहीं बताए जाते हैं, सिर्फ उसके सही आंसर और जो उससे संबंधित डिटेल्स होते हैं वो बताई जाती है। यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियॉन। प्रकाश की जो सजावट और विज्ञापन में जो आपने देखा होगा, जो होर्डिंग बोर्ड लगे रहते हैं, इन सभी में नियॉन गैस को प्रवाहित की जाती है। आगे दूसरा प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है किस कारण से? तो ये चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा जो कटी हुई होती है वह प्रकाश फैलाती है। आगे तीसरा प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? जो अभिनेत्र लेंस होता है उससे रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब होता है उल्टा तथा वास्तविक। आगे, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? चमकदार रंग का परिघटना जो बनती है, इसका कारण है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। आगे, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। रमन प्रभाव जो है यह कार्य करता है सभी पारदर्शी माध्यम के साथ। अगला प्रश्न है, सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला जो प्रकाश होती है वह है बैगनी।
जबकि लाल का सबसे ज्यादा होता है। आगे, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक है 320 से 400 nm के साथ। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। जो श्रव्य संकेत प्रेषित होती है यह है आवृत्ति मॉड्यूलन से, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है, फैलती है। आगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। हीरे से कांच में प्रकाश जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। आगे है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन एक है, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, और कारण आर है, हीरे का क्वथनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अगर कथन की बात करें तो ए तो सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कथन ए है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होती है। तो यहाँ सही आंसर है ए और आर दोनों। लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम होती है जबकि तरंग दैर्ध्य इसकी ज्यादा होती है। वही बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अगला प्रश्न, दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रसार होता है 390 से 780 न्यूटन मीटर के बीच में। आगे है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। जो सूर्योदय है वह पूरी सूर्य दिखाई देने से पहले ही आकाश लाल चमकती हुई दिखाई पड़ती है, और इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसी प्रक्रिया देखने को मिलती है। अगर बात करें प्रकाश के अपवर्तन की तो इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहा जाता है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को ही कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। आगे जानते हैं, अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की कुल संख्या 7 है। इसे आप याद रख सकते हैं बैजाना पिनाला के नाम से या भिवगेओर के नाम से। वो 7 रंग कौन कौन से हैं? तो अगर जाने VIBGYOR भिवगेओर इसे बोलते हैं, या हिंदी में आप बोल सकते हैं शॉर्टकट में बैजानी पिनाला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। आगे, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन के कारण ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। आगे, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम तक। अगला प्रश्न है, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? यानी पश्च दृश्य को देखने के लिए जो प्रयोग की जाती है वह है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम कहलाता है होलोग्राफी। 3 डायमेंशनल बनाने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन। और दूसरा कथन है, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण केवल प्रकाश का प्रकीर्णन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में। अगला प्रश्न, यहां ध्यान देंगे, ये उच्चतम ऊर्जा है, ना कि कम या ज्यादा प्रकीर्णन और तरंगदैर्ध्य की बात की है। आगे है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वह है तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला प्रश्न, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। अगला प्रश्न, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है। सूर्य के लाल रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है, यहां पर प्रश्न जो को अगर समझे तो कह रहा है, उपयुक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम है? तो यहां देखें कथन में, तब गोधूली में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारों का दिखना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4। अगला प्रश्न, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पर? प्रसारी विश्व की जो संकल्पना आधारित है वह है डॉपलर प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, एक छड़ी को जल में तिरछा स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल में देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है, और कारण है छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी व झुकी हुई होने का आभास देता है। यहाँ जो सही कथन है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होती है। आगे, 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए 0.75 मीटर, यानी कि आधी लंबाई होने, दर्पण की लंबाई आधी होने पर किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखी जा सकती है। आगे, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक किरण को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबित किया जाता है तो उसे रोस्टर स्कैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? इसके लिए जो भौतिक परिघटना है जिम्मेवार वह परिक्षेपण से भी होती है, अपवर्तन से भी होता है और आंतरिक परावर्तन से भी होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्यों की लंबाई जो होती है वह सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? 12 बजे इंद्रधनुष जो है यह कहीं पे भी दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि बारिश की जो बूंदें होती है उसके बाद प्रकाश की जो किरणें हैं उस पर तिरछी पड़ती है, तब जाकर इंद्रधनुष बनता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का वेग जो है वह अधिक होती है। आगे,
दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वह है उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें दूर दृष्टि दोष की, जिसे कि लॉन्ग या हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है, और इसमें जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होती है वह दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। और निकट की स्पष्ट दृष्टि देखने के लिए जो दूरी है वह है 25 सेंटीमीटर। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। सीडी यानी कि सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसका प्रयोग होती है लेजर बीम का। अगला है, सूर्य के प्रकाश के दृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, समुद्र नीला प्रतीत होती है आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। आगे, प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। जो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वह अनंत होती है। अगला प्रश्न है, कथन 1, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, और कारण है लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है। यहाँ सही आंसर है, ये गलत है परंतु और सही है। आगे, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है पुतली के आकार में परिवर्तन। पुतली जो है संकुचित होकर के हमारे आँख को बचाता है रोशनी से, और उसे पुतली को फैला करके अंधेरे में रोशनी को प्रवाहित भी करती है, किसी वस्तु को देखने में सहायक भी होता है। आगे, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग जो है अधिकतम निर्वात में होती है। आगे, जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी कारण है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन के आधार पर। आगे, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है, खोज बत्ती में नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नतोदर दर्पण जो है, यानी जिस तरह से अवतल उत्तल दर्पण है उसी में से एक को नतोदर दर्पण कहा जाता है। आगे, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है, यह कारण बनती है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। धूप का जो छाता होता है उसमें प्रयुक्त की जाती है ऊपर उजला और नीचे काला। आगे, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, यानी प्रकाश की चाल जो है सबसे कम होता है निर्वात में। सॉरी, यहाँ पर निर्वात नहीं, प्रकाश की चाल जो है सबसे कम वह न्यूनतम कांच में होगी। आगे, 49 नंबर, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। इंद्रधनुष के रंग का जो सही क्रम है इनमें नीला, हरा और पीला। अगला प्रश्न, कथनों पर विचार करना है। तो देखें, कथन 1 है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है।
रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। जो एक सही नहीं है वह है, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का नहीं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अन्य सभी व्यक्ति दूर के पिंडों का स्पष्ट देख सकता है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होती है। आगे, मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? वह दिखाई देगा पीला। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। सूर्य का प्रकाश जो है यह लगभग 8.5 मिनट में पहुंचता है, या कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं पर आपको 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय दिखेगा। आगे, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयुक्त होता है अवतल लेंस का, जबकि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। आगे कथन है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं और आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? यह है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्ध्य और वेग। आगे, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। आगे, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। फ्रेंड्स, आप लोग जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति भारी बाल्टी से पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। और दूसरा कथन है, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन जो है वह 1 और 2 दोनों है। आगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? जो अपरिवर्तित रहता है वह है आवृत्ति। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में होता है? इंद्रधनुष के मध्य का जो रंग है वह है हरा। अगला, दृष्टिपटल जिसे रेटिना भी कहा जाता है, रेटिना पर जो चित्र बनता है वह होती है वस्तु से छोटा तथा उल्टा। आगे, आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? जो फोकल दूरी है यह परिवर्तित होती है आइरिस से। आगे, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किस एक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश संश्लेषण का क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है,
आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीला दिखाई पड़ने का कारण है नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, कथन ए है यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। कारण है प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। इनमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? उत्तल लेंस से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है अवतल लेंस की भांति। अगला प्रश्न, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। आगे है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? क्योंकि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। आगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? यह आंख में बनता है रेटिना में। अगला प्रश्न, तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किए किस रूप में प्रवाहित होती है? जो संचार प्रवाहित होती है वह है प्रकाश तरंग। आगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? जो सही नहीं है वह कथन है, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयुक्त लाया जाता है। उत्तल नहीं अवतल दर्पण प्रयोग की जाती है। अन्य सभी ऑप्शन को जाने तो मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होती है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है और गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में बरिए माने जाते हैं। अगला, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? यह है अल्ट्रावायलेट प्रकाश से। अगला प्रश्न, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरणों का घूर्णन होती है 2 थीटा, दोगुनी गुणने से होती है। आगे, आंख में संकेंद्रण होता है। आंख में जो संकेंद्रण होती है उसका कारण है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। अगला प्रश्न, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करती है? परावर्तित करती है, यानी कि अपने से बाहर करती है, वही रंग दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप, टेम्परेचर को बताता है। आगे है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? यह तुलना की जा सकती है फिल्म से। आगे, मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं और ये 3 रंग हैं लाल, हरा और नीला। इसे प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। आगे, जब
लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। इन तीनों के रंग अगर पड़ने पर जो प्रकाश की रंग होती है वह बनता है सफेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? जो मृग मरीचिका बनने का कारण है उनमें स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन शामिल होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? जो प्राथमिक रंग नहीं है वह है काला। अन्य सभी लाल, पीला और नीला जो है प्राथमिक रंग के रूप में जाना जाता है। आगे 91 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देंगे, प्रश्न कर रहा है कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। जो प्राथमिक रंग नहीं है इसके बारे में अगर कहें तो काला और पीला। काला और पीला जो है यह दोनों प्राथमिक रंग नहीं है। लाल, हरा और नीला जो है यह प्राथमिक रंग है। यहाँ सही आंसर जो है ए और बी दोनों ऑप्शन होगी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदी क्षेत्र का रंग लाल होगा। और कारण है, यदि रसायन हरिताभ नीला और मैजेंटा रक्ताभ नीलोलिहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो रंग नीला होगा। इनमें जो सही आंसर है वह है 1 और 2 दोनों सही है। आगे, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। समतल दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, यानी कि वस्तु के आधी ऊंचाई होने पर पूर्ण प्रतिबिंब बनती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग को सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? वह है लाल का। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। दोनों सीमांत वर्णपट होता है बैंगनी और लाल। सीमांत वर्णपट का मतलब है यानी कि जो सबसे ऊपरी और सबसे निचली रंग जो है उसका। आगे, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्ध्य से। वेवलेंथ से किसी प्रकाश की रंग को निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? रंगों को अलग करने का प्रमुख तरीका है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आगे, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। आगे है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। तो ये थे प्रकाश से संबंधित कुल 98 प्रश्न। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर ज्वाइन करेंगे, जहां पर आपको फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक दी गई है। टेलीग्राम पर आपको डेली क्यूज कराई जाती है और साथ ही आपके सभी पीडीएफ्स वहीं पर दिए जाते हैं और सभी अपडेट्स दिए जाते हैं। अब अगला चैप्टर है हमारा ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। हीट से संबंधित अपना प्रश्न है। तो पहले हीट के बारे में अगर जानें तो हीट यानी ऊष्मा एक कारक है जो गर्म होने का अनुभव कराता है। ऊष्मा जो है अलग अलग उसकी माप इकाई होती है, जैसे सीजीएस पद्धति, बीटीयू पद्धति, एमकेएस पद्धति। इन सभी मापों में उसे मापा जाता है। और ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वह होती है जूल। तो अब देखते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित प्रश्न को और समझते चलेंगे।
पहला प्रश्न है परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप जो है यह है एक सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। जो सबसे न्यूनतम संभव ताप है उसे परम शून्य ताप के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें परम शून्य ताप की तो यह एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होती है जिसे शून्य केल्विन भी कहा जाता है। शून्य केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पदार्थ के अणुओं की गति लगभग शून्य हो जाती है और इस तापमान को ही परम शून्य तापमान कहा जाता है। इसे क्रांति कोण के नाम से भी जानी जाती है। आगे यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है वह भी बढ़ जाती है। आगे तीसरा प्रश्न है कथन ए है बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं जबकि घरेलू प्रशीतक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग करते हैं। और कारण है अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जाता है। तीन में सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आगे शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई जो है वह भी बढ़ती है। यानी कि कोई भी शीशे की छड़ को वेपर के पास रखी जाती है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है। आगे गर्म करने से जो विस्तारण है वह पदार्थ का घनत्व घटा देता है। आगे 100 सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है और वाष्प में जो होती है वह गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। डेजर्ट कूलर द्वारा जो शीतलन आधारित है वह है वाष्पन शीतलन। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है और कारण है बर्फ एक दुर्बल चालक है। यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी। आगे कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। यह नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को। अगला प्रश्न जब बर्फ पिघलती है द्रव आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन जो है यह घटता है। अगला प्रश्न है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। आगे प्रश्न है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन होती है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। आगे है दो धातुओं ए और बी की पट्टियों पर एक साथ मजबूती से जुड़ी है ऐसा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। यह अपना रूप बनाएगा कुछ इस तरह से तिरछी ऐसा। आगे पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का जो मुख्य उपयोग है वह है शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। अगला प्रश्न समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ सही है Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा है। आप यहाँ ग्राफ देख सकते हैं कुछ इस तरह से ग्राफ दी गई है। अब आगे थर्मस बोतल में
पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है। वह परत होती है रजत परत। रजत परत यानी कि चांदी कोटेड होती है। आगे 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 720 कैलोरी। 0 डिग्री टेम्परेचर से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। अगला है कथन ए, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। और कारण है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। 20वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। और कारण है हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। सही आंसर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी। अगला प्रश्न, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में जो न्यूनतम है वह है -40 डिग्री। अगला प्रश्न, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। और कारण है एसबी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। इनमें सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसे स्पीड में अब आगे बढ़ूंगा, आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो यूट्यूब इतना फीचर देता है कि आप उसके स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप यूट्यूब से स्पीड को थोड़ा कम कर लेंगे। अगला प्रश्न है, शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता निम्न आर्द्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? यह दोगुना होगी 160 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, कथन ए है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है और तापमान में वृद्धि अणुओं की गति ऊर्जा को बढ़ा देती है। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख सकते हैं? गीले कपड़े जल्दी सूखने का कारण है 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगला, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन जो है पहले घटता है और तब बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, नीचे एक एसर्शन यानी कथन दिया गया है जिसके बाद उसका कारण दिया गया है। कथन है, प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था यानी कि हैंडल लगा होता है और कारण है एवोनाइट मजबूत होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो ताप होता है वह है 37 डिग्री सेल्सियस। आगे,
एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? तो यह है, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों की जो ऊंचाई है उसमें अंतर है, जिस कारण से टेम्परेचर दोनों का लगभग समान है। अगला प्रश्न, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला प्रश्न, नीचे एक असर्शन यानी कथन दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है। कथन है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, और कारण है ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। सही आंसर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। आगे, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आगे, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान से जो मानव टेम्परेचर है वह है 310 केल्विन। अगला प्रश्न, कथन ये है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण है, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। आप लोग स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन से प्रसार वलय का व्यास बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? किसी वस्तु का ताप जो है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होती है। आगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उनमें अगर जाने, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कथन ये है, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है, और कारण है तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो सही आंसर है ए और आर दोनों सही है, परंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है 36.89 डिग्री सेल्सियस, लगभग 37 डिग्री आप कह सकते हैं। ऊपर के भी प्रश्न में एक ऐसा ही प्रश्न था जहां पर हमने 36 डिग्री जाना था, तो यहाँ अगर आप एवरेज मान ले राउंड फिगर में तो 37 डिग्री। अगला प्रश्न, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाता है। आगे 47 नंबर, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक डालता है। आगे, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इन सभी प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे, ये सभी प्रश्न एग्जाम में हूबहू ऐसे ही आ जाते हैं। आगे, मानक की औसत तापमान सेंटीग्रेड
सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट F हो तो सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट। यदि C तथा F का संबंध F बराबर 9/5 C + 32 हो तो F तथा C का संबंध होगा। F तथा C का संबंध है F बराबर 9/5C + 32, सेम होती है दोनों। अगला कथन ए है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है, और कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं घटता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे कथन है ए बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, और कारण है बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर जो है ए और आर दोनों सही है तथा ए का सही व्याख्या आर है। आगे रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? थर्मोस्टेट कार्य करता है एक समान तापमान को बनाए रखने में। अगला प्रश्न निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। और 2 है बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडलित में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। अगला प्रश्न है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमानांक निम्नतर होती है। आगे गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारे ऊष्मा को प्रवर्तित कर देती है। आगे 56 नंबर जल किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उससे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। आगे नीचे एक कथन दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है। कथन है जाड़ों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, और कारण है सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। आगे स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? हिमरोधी के तौर पर स्वचालित इंजन में प्रयुक्त होती है एथिलीन ग्लाइकोल। आगे रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। सुरक्षित तापमान माना जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला प्रश्न है शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। अगला प्रश्न है जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर जो है वह वही रहेगा, अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से वह गुब्बारे के माप में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न साफ मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल जो है पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को प्रवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उनमें अगर देखें तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारा ऊष्मा से संबंधित सभी प्रश्न। अब जानेंगे हम लोग
तरंग गति से संबंधित प्रश्न। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं डेली आने वाले वीडियोज और नए अपडेट्स के लिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न और वीडियोज जो है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दें और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। अब जानेंगे तरंग गति के बारे में। तरंग गति में कुछ 10 से 12 प्रश्न हैं, इसे हम लोग जानते हैं। पहला प्रश्न, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कॉस्मिक किरण के बारे में जो कथन सही नहीं है वह है वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अन्य सभी देखें उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, वे सूर्य से उत्पन्न होती है। अगला है दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूरसंचार में जो प्रयुक्त तरंग होती है वह है माइक्रोवेव। अगला प्रश्न, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है रेडियो तरंग का। आगे निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में अपराक्त तरंगे की जाती है। अगला प्रश्न, दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी कि सक्सेसिव क्रेस्ट तथा दो उत्तरोत्तर गर्त सक्सेसिव ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है तरंग दैर्ध्य, यानी कि इस तरह से जो बनती है तो इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है और यहाँ से फिर ये होती है, इसे ही तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। आगे सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणों का। सीटी स्कैन में प्रयोग होता है एक्स किरण। आगे रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। यह है आयन मंडल। रेडियो तरंग की घटना जो घटती है सभी यह आयन मंडल में आयनोस्फीयर में होती है। अगला प्रश्न, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। यह है 10⁻⁷ m। अगला प्रश्न, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का प्रसार होता है। जो एफएम होती है इसमें प्रयुक्त होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य में। आगे कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती है। जो शून्य में संचरण नहीं करती है वह है ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है और यह किरण है एक्स किरण। अगला प्रश्न, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणों का। अगला प्रश्न, कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें जो है एक आवेशित कण है। तो ये थे कुछ तरंग गति से संबंधित प्रश्न। अब साथ में हम लोग जान लेते हैं एक और चैप्टर, वह है ध्वनि। साउंड से संबंधित सभी प्रश्न को जानते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और सभी प्रश्न को जानते चलें। ध्वनि से संबंधित पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। अगला प्रश्न, प्रस्रव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्रस्रव ध्वनि जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। आगे है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आगे, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, यानी कि सुनना और देखना दोनों एक साथ शुरू होते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, माध्यमों यानी कि यहाँ जल, इस्पात, नाइट्रोजन में
ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम में रखने के लिए यहाँ अगर देखें तो नाइट्रोजन, फिर जल, तब इस्पात। आगे कथन है, ये अनुरणन यानी विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है और कारण है दीवारों, छतों एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि प्रवर्तन हो सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण भी। अगला प्रश्न, किस स्तर यानी कि डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। यह हानिकारक ध्वनि प्रदूषक है 80 डेसिबल। कहीं कहीं पर इसको आपको 85 डेसिबल भी देखने को मिलेगा। 85 डेसिबल, और डेसिबल जो है यह ध्वनि मापन की इकाई है। अगला प्रश्न, कथन ए है, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है और कारण है ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आगे, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युतीय चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। टेलीविजन दूरस्थ नियंत्रण के लिए जो यानी रिमोट का जो प्रयोग किया जाता है वह है अवरक्त किरण में। आगे, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। अगला प्रश्न, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक जो है वह है स्पंद संकेत आरोपण। यहाँ पर जो टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेत को प्रेषित करने के लिए वह है आवृत्ति आरोपण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। अगला प्रश्न, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। पराध्वनिक जेट ओजोन लेयर में बाधा होती है। अगला प्रश्न, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। ध्वनि की गति अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस में जो रहेगा वह है लोहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है और स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ज होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला प्रश्न, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉडुलन द्वारा। फ्रीक्वेंसी मॉडुलन द्वारा दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश का संचरण होती है। आगे प्रश्न है, कथन एक, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है और कारण है रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। दोनों कथनों में जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती वह है निर्वात में। अगला प्रश्न, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। वह है लगभग 30 डेसिबल तक। 30 से 35 डेसिबल के बीच में ध्वनि उत्पन्न होती है नॉर्मल बातचीत में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है और दूसरा है ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी
होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो यह है केवल 2। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है लगभग 45 डेसिबल। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। आगे निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक लंबाई होती है रेडियो तरंग की। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों को धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। जो प्राश्रव्य तरंगे हैं उनमें यह सभी कथन सही है। अगला प्रश्न, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती है। इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। ध्वनि का वेग जो है इस्पात में अधिक होती है वायु की अपेक्षा, इस कारण से 2 बार सुनाई देती है। कारण यह है कि ये जो पटरी है इस पर अगर हम पहले चोट किए तो ये इस्पात की पहले ध्वनि गई, उसके बाद वायु में जो आवाज गूंजी वह गई, तो इस कारण से उसे 2 बार सुनाई पड़ता है। अगला है, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारें को बनाई जाती है ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव्य एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। और तीसरा है, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। चौथा कथन है, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन कथनों में जो सही का बात है वह है 1, 3 तथा 4। अगला प्रश्न, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट में प्रयुक्त किया जाता है रेडियो तरंग का। अगला प्रश्न, 100 डेसिबल का रब यानी कि नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होता है। 100 डेसिबल जो है यह यंत्र कारखानों के शोर से संबंधित है। अगला, ध्वनि के स्रोत व प्रावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? वह है लगभग 17 मीटर। अगला प्रश्न, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज है। अगला प्रश्न, जब सितार और बांसुरी एक पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। यह अंतर है तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता यानी पिच, लाउडनेस और क्वालिटी। अगला प्रश्न, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ध्वनि का वायु में वेग है 330 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं। अगला प्रश्न है, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, यह है सोनोग्राफी। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और अगला जो होगा वह हमारी होगी पार्ट 3। पार्ट 3 में इसके आगे के पार्ट को हम लोग जानेंगे। ये था हमारा पार्ट 2। तो आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करके जाएंगे। आपको वीडियो कैसे लगे ये हमें कमेंट्स जरूर करेंगे। और जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वहां पर दिए गए ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करेंगे ताकि वहां पर आने वाले सभी वीडियोज के अपडेट और अन्य सभी नोटिफिकेशन आपको वहां पर दी जाती है।
टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली रात में क्यूज कराई जाती है, आप वहां उस क्यूज को जरूर ज्वाइन करें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।